सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हलेवी ने अब इस्तीफे देने की बात करी है, वो खुद इस बात को जिम्मेदारी मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से ये जो पूरा मामला है ये सामने आया, जंग हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं, उनकी इस तरह से जिम्मेदारी लेने को क्या समझा जाए? देखो, बिल्कुल सही बात कही है कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ उस समय इसराइल कंप्लीटली बैकफुट पे पाया गया। कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था, कंप्लीट आर्मी फेलियर था। वहां पे फौजें है ही नहीं थी। फौजें जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया था वेस्ट बैंक में। विद रिजल्ट फर्स्ट 48 20 6 8 10 घंटे तक वहां कोई भी नहीं था और हमास को पूरी छुट्टी थी। जिसको कत्ल किया, मारा, बड़े बेरहमी से लोगों को मारा और 251 बंधक भी बुला के ले गए। उन्होंने सही समय पर अपना इस्तीफा दिया है, ये एक्सेप्ट करते हुए कि उसके लिए बहुत बड़ा फेलियर था उनके पार्ट पर। वो आर्मी चीफ थे और जो उस इलाके के जीओसी थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके पीछे जो है अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। उस समय जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे नेतान्याहू, उनके लिए भी अभी बड़ा लाजमी है कि वो भी इस्तीफा दें और सही प्रकार से डिस्पैशनेट तरीके से जांच की जाए कि वास्तव में क्या हुआ और क्यों हुआ, और ताकि इसके बाद ऐसा नहीं। फिर उन्होंने साफ तौर ये भी कहा कि जो हमारे वॉर एम्स थे कि हर प्रकार से हमास को खत्म करना, वो भी पूरा नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमास को गवर्नेंस से अलग करना, वो भी नहीं हुआ। और साफ तौर पे जहां वहां के अवाम भी चाहता है बड़े पैमाने पर कि नेतन्याहू जो है इस्तीफा दे, क्योंकि 80% वहां के लोग जो है उस नेतन्याहू के खिलाफ है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है गैंट्स, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, ये कहकर कि वास्तव में वो किसी प्रकार से सहमत नहीं है नेतन्याहू की पॉलिसीज के। जिस प्रकार का जैसे जेनोसाइड हो रहा था उसके वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा जो हम मिलिट्री एम्स थे हमारे जो तीनों इम्पॉसिबल टू अचीव है कि हमास को हर प्रकार से खत्म किया जाए, बंधकों को छुड़ाया जाए और हमास को गवर्नेंस से अलग किया जाए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। और हमास ने साफ तौर पर कहा कि जितने लड़ाके उनके मारे गए हैं उतने ही से ज्यादा नए लड़ाके उनके साथ जुड़ गए हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हमास की अगर शुरू में ताकत करीब 35 से 40 हजार थी, इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक वो 35 से 40 हजार अभी भी कायम है। ऐसे में किसी भी हालत में हमास के ऊपर हर प्रकार से दबदबा नहीं बना सकते। जहां तक वेस्ट बैंक का ताल्लुक है, वेस्ट बैंक जो है जी बिल्कुल पीके सहगल जी, जाहिर तौर पर अब देखिए आर्मी चीफ ने तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है यहाँ पर, लेकिन नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग लगातार सामने आ रही है कि नेतन्याहू भी अपना इस्तीफा दें। जो वहां की आवाम है वो भी ये चाहती है, तो आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? देखो, नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो जो उनके जो हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो किसी प्रकार से समझौता करते हैं गाजा के साथ तो एक किस्म से इट बी अ सरेंडर टू हमास। और वास्तव में उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार से रिजाइन कर देंगे, सरकार से अलग हो जाएंगे, और वो सरकार से अलग हो जाते हैं तो अपोजिशन का सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 42 डेज के बाद में हम चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो, और अगर जंग दोबारा शुरू नहीं होती तो हम अपोजिशन के साथ जुड़कर नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन नेतन्याहू जो है कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, वो इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ा लाजमी है कि उनको हटाया जाए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया उनकी सरकार गिरी, उसी के अगले दिन तक नेतन्याहू जो है उनके खिलाफ बहुत बड़े करप्शन चार्जेस हैं। करप्शन चार्जेस में जेल में जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो मुसीबत है इस समय इसराइल की, वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू की वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हुआ है इसराइल का भी। बड़े पैमाने पर उनकी इकोनॉमी बैठ गई है। सारी फैक्ट्रीज बंद है, क्योंकि जो जितने रिजर्विस्ट हैं उनको तकरीबन 3 महीने के लिए बुलाया था, लेकिन लड़ाई को होते अभी 16th मंथ चल रहा है और वो सारे के सारे रिजर्विस्ट जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो यहाँ पर है। फैक्ट्रीज बंद है और वहां से उनकी जो बड़ी फैक्ट्रीज थी जो टेक्नोलॉजी बेचती थी वो पलायन कर गई, दूसरे देशों में चली गई है, कुछ अमेरिका में चली गई है। लेकिन जो वेस्ट बैंक में हमले हो रहे हैं, इनकी मुख्य वजह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही साफ तौर पे कहा, जो बाइडेन सरकार ने सेटलर्स जो थे, जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके खिलाफ सैंक्शन लगाई थी, उन्होंने वो सैंक्शंस को हर प्रकार से हटा दिया है। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है नेतन्याहू को कि वेस्ट बैंक को हर प्रकार से वो कब्जा कर ले। उन्होंने कहा कि साफ तौर पे जहां वो सेटलमेंट्स में, उनको सेटलमेंट से भी इतराज नहीं है। अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर थी, उस समय उन्होंने, वो पहला देश था जिसने अपनी एम्बेसी को वहां से निकाल के, टेल अवीव से निकाल के जेरूसलम में शिफ्ट किया था। यानी दूसरे लफ्जों में जितने बड़े पैमाने पर वो सेटलमेंट्स करना चाहे वेस्ट बैंक के अंदर,
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जी, नजरअंदाज करेंगे और वो उसको एक किस्म से बढ़ावा दे रहे हैं। यानी दूसरे देशों में ये ट्रंप का जो लेकिन सपोर्ट है। पीके सहगल जी, जंगबंदी के बाद आपको लगता है कि ऐसे हालात होंगे कि जो नेतन्याहू की सरकार है वो बच पाए, क्योंकि जो कंडीशंस पहले के मुकाबले अब काफी बदल जाएंगी? इसमें किसी को कोई शक नहीं। जैसे जैसे बंधक छोड़ते जाएंगे, अभी तो उन्होंने 3 छोड़े हैं, प्रेशर जो है नेतन्याहू के ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब ये बंधक आके बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, तो उनको छोड़ा गया। रेड क्रॉस ने कहा था कि उनकी सेहत वगैरह जो हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जिस माफी का ट्रॉमा उन्होंने सफर किया, तो तीनों लड़कियों के साथ किस माफी की उन्होंने कार्रवाई की होगी, जब इसके बारे में पता लगेगा तो गुस्सा जो है लोगों का और बढ़ेगा। और वो गुस्सा किसके खिलाफ बढ़ेगा? नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू अपने आप तो इस समय किसी भी हालत में सत्ता नहीं छोड़ना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन बड़े अभी लाजमी है कि उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगा, उसमें हर प्रकार से उनकी सरकार गिर जाएगी। जी जी, मुझे इस पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि नेतन्याहू की जो उल्टी क्या कहते हैं गिनती है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं वो। जी मेरे मुताबिक उनको सरकार छोड़ना ही पड़ेगी, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अब अमेरिका क्या रोल रहता है? ट्रंप इसको लेकर अब अगला क्या कदम उठाते हैं, इस पर भी नजरें टिकी होंगी। एब्सोल्युटली एंड टोटली नेतन्याहू की जो लाइफ लाइन है वो डोनाल्ड ट्रंप है।